नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में। और जैसे कि मैंने शो की शुरुआत में कहा था कि आपकी कमाई, निवेश, बचत और खर्च की भी प्लानिंग हम करते हैं। तो त्योहारी मौसम का आगाज़ हो चुका है। अब ऐसे में आपको अपने जेब का ख्याल कैसे रखना चाहिए? या तो आप प्लान तरीके से त्योहारी सीज़न में खरीदारी करें, क्योंकि बड़ी खरीदारी का वक्त भी ऐसा होता है, कई तरह की डिस्काउंट्स मिलते हैं, डील्स मिलते हैं, जिसका फ़ायदा हर कोई उठाना चाहता है। लेकिन इस फ़ायदा उठाने के चक्कर में कई बार खर्च भी ज़्यादा हो जाता है, और इसीलिए त्योहारी सीज़न अपने चरम पर पहुंच जाए उसके बाद हम आपको सलाह दें, आपको मार्गदर्शन दें, उससे पहले आज ही हमने ये पेशकश जो है आपको दिखाना सही समझा। और त्योहारी सीज़न में खरीदारी को लेकर साथ ही खर्च, निवेश और बचत में कैसे आपको तालमेल बिठाना चाहिए, इन तमाम मुद्दों पर बात करते हैं। शिल्पा भास्कर गोले, फाउंडर नर्डी बर्ड फाइनेंशियल वेलनेस, मेरे साथ जुड़ गई हैं। शिल्पा, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका हमारी इस पेशकश में। तो शिल्पा, हर किसी की लिस्ट बननी तैयार हो चुकी है। भले ही लोगों को घर बुक करना हो या घर की खरीदारी करनी हो, घर की मरम्मत करानी हो, नया वार्डरोब बनाना हो, आप जो बोलिए वो सब कुछ होता है त्योहारी मौसम में। क्योंकि बड़े से बड़े डिस्काउंट्स ऑनलाइन, ऑफलाइन, सभी सभी लोग बस इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कहाँ उन्हें डील्स मिले। लेकिन इसी चक्कर में खर्चा भी ज़्यादा हो जाता है। आपको लग रहा है कि आप बचा रहे हैं, और बाद में आपको ईएमआई भरनी है, हालांकि वो अलग कहानी है जो आपकी जेब पर भारी पड़ती है। लेकिन शुरुआत में माइंडसेट बस यही होता है कि सस्ते में अच्छा माल हमें मिल जाएगा, इसीलिए हम जो है सब कुछ पेंडिंग डिसीजन हमारे जो होते हैं खरीदारी के, वो हम त्योहारी सीजन के लिए करके रखते हैं। बताइए। बिल्कुल कविता और मैं आपका धन्यवाद कहना चाहूँगी, एक तो मुझे यहाँ बुलाने के लिए, और ये बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है जो आपने बिल्कुल सही टाइम पे उठाया, क्योंकि त्योहारी मौसम जो है अभी शुरू होगा अगले महीने। इनफैक्ट शुरू तो हो चुका है और ये चलता रहेगा अगले 4-5 महीने के लिए। जितना मैंने अपने कस्टमर्स और क्लाइंट्स के साथ देखा है, ये शुरू होता है सितंबर के महीने में, और जनवरी तक न्यू ईयर आपका खत्म, संक्रांति हुई, तब जाके खत्म होता है। तो बिल्कुल इसकी इम्पैक्ट काफ़ी नेगेटिव भी हो सकती है अगर आप सही तरीके से इसके लिए प्लानिंग ना करें। और खर्चे जैसे कि आपने बोला, घर की मरम्मत से लेके शॉपिंग में डील्स, डिस्काउंट्स तो मिलते ही हैं। लेकिन इसके अलावा ये एक ऐसा भी सीज़न है जहाँ परिवार सब घूमने निकलते हैं। ट्रैवलिंग का भी खर्चा काफ़ी ज़्यादा होता है। फ्लाइट की यात्रा हो, ट्रेन की यात्रा हो, आप डोमेस्टिक भी यात्रा करते हैं, बाहर भी जाते हैं घूमने। तो ये एक ऐसा भी सीज़न है जहाँ घूमना भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है फैमिलीज़ का, परिवारों का। और इसके अलावा मैं कह सकती हूँ कि मिठाइयाँ, आपकी खाने खाने फूड पे खर्चा, और आपका पार्टीज़ पे खर्चा, गेट टुगेदर्स पे खर्चा, गिफ्टिंग पे खर्चा, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो मैं देख रही हूँ कविता, जहाँ तोहफ़े देने में काफ़ी लोगों का पैसा उसमें भी खर्च होता है, और आपके आय पे भी काफ़ी इसकी वजह से प्रेशर आ जाता है कविता। बिल्कुल। तो देखिए, त्योहारी समय ऐसा भी समय होता है शिल्पा, जहाँ पर लोगों को खूब सारे कुछ लोगों को बोनसेस भी मिलते हैं, और इसीलिए हर कोई शायद साल के इस समय का इंतज़ार भी करते हैं। दिवाली बोनस मिलता है, कुछ बचत भी वो अपनी प्लान करके रखते हैं। अब समझदारी से कैसे इसको वसूला जाए, समझदारी से कैसे इसको काम पे लगाया जाए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारी बाकी की जो प्लानिंग है वो डिस्टर्ब हो जाए। और साथ ही हम ये भी चाहते हैं कि त्योहारी मौसम में जो आपने अपने लिए डिसीजंस ले रखे हैं करने के लिए, वो सभी पूरे हो जाएं। तो कैसे करेंगे? कविता, ये स्ट्रैटेजीज़ पे आने के पहले मैं ज़रा ये भी बताना चाहती हूँ कि क्या-क्या वो गलतियाँ हैं जो करते हैं लोग ज़्यादातर इस समय, और उन गलतियों को भी कैसे आप पहले से ही सही तरीके से प्लानिंग करके उस पे आप थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये जो गलतियाँ हैं, एक है ओवर स्पेंडिंग, यानी कि आपकी जो आय है, आपकी बोनस भी आई, चलिए सैलरी आई और बोनस भी आया साथ में। इसके बाद भी आपके के खर्चे आपकी बोनस और सैलरी से मिला के उससे भी ज़्यादा हो रहे हैं। और ये खर्चे जब ज़्यादा होती है और आपकी स्पेंडिंग ओवर स्पेंडिंग हो जाती है, आप घाटे में चले जाते हो, तो ज़्यादातर आप फिर क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, या तो पर्सनल लोन लेते हैं, या बीएनपीएल यानी कि बाय नाउ पे लेटर का भी इस्तेमाल करते हैं। और आजकल अर्ली सैलरी लोन्स भी आ गए हैं, और ये सभी लोन्स की जो इंटरेस्ट रेट है, ये बिल्कुल कम नहीं है कविता। ये आप बाकी लोन्स और इसके कंपैरिजन में अगर देखोगे, तो क्रेडिट कार्ड का आजकल लोन 40% से ऊपर जाता है। आप 40 टू 50% के रेंज में पर एनम इंटरेस्ट रेट की बात कर रहे हैं, और ये छोटा रकम नहीं है। और साथ ही में जैसे आपने कहा कि आपके आगे भविष्य की भी काफ़ी लक्ष्य है, स्पेशली जो आपके शॉर्ट टर्म गोल्स हैं। मान लीजिए बच्चे का स्कूल फीस अगले साल भरना है, जो एक छोटा रकम नहीं है, जो खुद लाखों में जाता है। तो ऐसी जो लक्ष्य हैं आपके शॉर्ट टर्म वाले, लघु जो अवधि वाले हैं, उन पे भी
इम्पैक्ट आता है। वो बहुत टाइम ऐसा होता है कि उनके लिए पैसे कम पड़ जाते हैं। और एक और ऑब्जर्वेशन है कविता, वो है कि लोग अपनी एसआईपी रोक देते हैं, जो बचत अभी तक करते आ रहे थे भविष्य के सभी लक्ष्यों के लिए, वो रोक देते हैं, निवेश रोक देते हैं, अपनी एसआईपीज़ पूरी पॉज़ कर देते हैं और काफ़ी बार अपने लोन की जो ईएमआई है, जो मंथली होम लोन ईएमआई चल रही हो या एजुकेशन लोन ईएमआई चल रही हो, वो भी रोक देते हैं, उस पे भी डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं। तो इससे ज़्यादा उनका स्ट्रेस हो जाता है और एंग्ज़ायटी भी बढ़ जाती है। तो ये सब कंट्रोल करने के लिए एक प्लान होना बहुत ज़रूरी है कविता। और मैं कहूँगी कि शुरुआत में पहले आप थोड़ा अंदाज़ा लगाइए कि ये कौन-कौन से खर्चे हैं जो आपके अभी आने वाले हैं इस त्योहार के मौसम में। तो अगर वो तोहफ़े की खर्चे हों या आप घर में पार्टी रखने वाले हैं बड़े-बड़े या आपको घर की मरम्मत करानी है, जो भी वो खर्चे हैं उनकी एक सूची बनाइए पहले और देखिएगा कि आपकी जो एक्जिस्टिंग सैलरी है और आपका जो बोनस आने वाला है, आपकी जो आय है, उससे ये सारे जो खर्चे हैं वो कवर हो सकते हैं क्या? क्योंकि इसके अलावा आपके रेगुलर खर्चे तो होने ही वाले हैं, आपको घर का रेंट भी भरना है, ग्रोसरीज़ की शॉपिंग भी करनी है और साथ में ये बड़े-बड़े खर्चे भी आ जाएँगे। तो इसको बैलेंस करने के लिए आप अपने लिए कुछ स्पेंडिंग लिमिट सेट कीजिए कि ये जो हर एक आइटम है, जो एक्स्ट्रा एक्सपेंस, एक्स्ट्रा खर्चा बन के आने वाला है, इसमें हम क्या बजट लेके चल सकते हैं अगले 3-4 महीनों के लिए। ये एक चीज़ हुआ। अभी है दूसरी बात है कि हम अभी इस बजट के साथ कैसे इम्प्लीमेंट करें, उसको कैसे एग्ज़ीक्यूट करें क्योंकि बहुत बार एग्ज़ीक्यूशन में ही हमसे चूक हो जाती है। तो वहाँ जाके ये नीड्स एंड वांट्स वाला जो डिसीज़न मेकिंग है कि कौन-सा चीज़ बहुत ही आवश्यक है और उसके बिना मतलब इतना इम्पोर्टेंट है मेरे लिए कि मेरी हैप्पीनेस और सैटिस्फैक्शन उससे जुड़ा हुआ है। वो देखना ज़रूरी है और मेरे लिए बहुत ही बेसिक नीड है। और दूसरा है कि कौन-सी वो ऐसी इच्छाएँ हैं जो अगर मान लीजिए इस साल हमने खरीदा नहीं भी, तो उसके बिना भी हम आराम से त्योहार का मौसम खुशी से हम लोग बिता सकते हैं। तो ये नीड्स एंड वांट्स का थोड़ा-सा डिसीजन मेकिंग ज़रूरी है इस टाइम पे एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली कविता, एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम मैं देखती हूँ इस टाइम पे कि लोग अपने एसआईपी जब बंद करते हैं, तो उनकी टैक्स सेविंग जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो भी बंद हो जाती हैं। और आप देखिए कि जनवरी में हमारा लास्ट फेस्टिवल का सीज़न मौसम खत्म हुआ और फिर हमारा मार्च आपका फ़रवरी और मार्च आ जाता है और देखते-देखते ही आपकी फाइनेंशियल ईयर खत्म होने को आई और आपने टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट का जो प्लान बनाया था, वो ही आपका पूरा नहीं हो पाया। तो मैं ये भी देखती हूँ कि बहुत लोग फ़रवरी और मार्च में आके उनके इनकम टैक्स भी जो वो लोग भरते हैं सैलरी पे, जो उनका टीडीएस कटता है, वो भी बहुत ज़्यादा हो जाता है क्योंकि वो टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स अपने रोक देते हैं, फिर कंपनी को प्रूफ ही सबमिट नहीं कर पाते। तो ये भी एक बहुत बड़ा पहलू है इसका जो लोग सोचते नहीं कि आगे जाके ये भी एक प्रॉब्लम आएगा। तो मेरा सिर्फ़ इतना कहना कि जितना हो सके आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को जारी रखिए और जो ऐसे इम्पोर्टेंट एंड अर्जेंट गोल्स यानी कि मान लीजिए बच्चे का स्कूल फीस जो इस सीज़न के बाद ही आपको भरना पड़े, उस पे आप रोक मत लगाइए। उनको जारी जी। रखते-रखते आप बजट पे क्या कर सकती हैं, ये सोचिएगा। ऑलराइट, तो मेरे ख्याल से काफ़ी सारे पहलू आपने बताए हैं और दूसरा जो लोग ज़ीरो कॉस्ट ईएमआई और बाय नाउ पे लेटर जैसी चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहते हैं, इनका इस्तेमाल करने में और इस तरह की सहूलियत का इस्तेमाल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस शर्त ये है कि आपके पास रीपेमेंट को लेकर एक स्ट्रैटेजी हो। अगर आपकी ईएमआई चल रही हो, जैसा कि शिल्पा ने भी हाईलाइट किया कि लोग अपनी ईएमआई बंद कर देते हैं, ये सब ना करके अगर आप एक क्लिक पर लोन ले रहे हैं या इस तरह की कोई इजी पेमेंट फैसिलिटीज़ ले रहे हैं, जस्ट सुनिश्चित कीजिए कि आप चुका पाएँ ये तमाम खर्चों को भी जो कर्ज के तौर पर आपने लिए हैं। मेरे ख्याल से शिल्पा, समय मेरा समाप्त हो गया है इस चर्चा के लिए, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद आपने समय निकाला इस खास चर्चा के लिए आज।